भारत के संविधान के बारे में जब हम सोचते हैं तो अक्सर एक बहुत ही मोटी कानूनी किताब दिमाग में आती है। लेकिन असल में यह सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, ये तो एक ब्लूप्रिंट है, एक नक्शा है, दुनिया के सबसे विविध देशों में से एक को बनाने का और उसकी कहानी कहने का। तो चलिए एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। एक बहुत ही बुनियादी सवाल, आखिर एक देश, एक राष्ट्र बनता कैसे है? क्या ये सिर्फ कुछ सरहदों को खींच देने से बन जाता है, जमीन के टुकड़ों को जोड़ देने से? या फिर एक राष्ट्र बनता है अपने लोगों से, अपने नागरिकों से? देखिए, यही सवाल हमें हमारे संविधान की कहानी के दो सबसे जरूरी हिस्सों तक ले जाता है, देश का क्षेत्र और उसकी नागरिकता। और सच तो यह है कि ये इन सबकी कहानी है, जमीन की भी, लोगों की भी। और ये सारी कहानी लिखी है एक ही बहुत शक्तिशाली दस्तावेज में, और वो है भारत का संविधान। यही वो गाइड बुक है जो इन सभी बड़े सवालों का जवाब देती है। तो राष्ट्र बनाने के इस ब्लूप्रिंट में पहला कदम क्या है? जाहिर है, पहले तो ये तय करना होगा कि देश की सरहदें कहाँ तक है, मतलब उसकी भौतिक नींव को परिभाषित करना। और इसकी बात की गई है हमारे संविधान के अनुच्छेद 1 से 4 में। तो चलिए इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं। संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है, इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का एक संघ होगा। अब यहां पर ये जो शब्द है ना, राज्यों का संघ यानी यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। संविधान बनाने वालों ने बड़े सोच समझकर फेडरेशन ऑफ स्टेट्स जैसा शब्द इस्तेमाल नहीं किया, और इसके पीछे एक बहुत मजबूत कारण था। तो आखिर इन दोनों में फर्क क्या है? देखिए, एक फेडरेशन जो होता है वो आमतौर पर राज्यों के बीच एक समझौते, एक अग्रीमेंट का नतीजा होता है, जैसे कि अमेरिका। लेकिन संघ या यूनियन का मतलब है कि भारत का बनना किसी समझौते का नतीजा नहीं है, और सबसे बड़ी बात, किसी भी राज्य को इस संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है, कोई भी नहीं। और यहीं से वो मशहूर लाइन आती है कि भारत विनाशी राज्यों का एक अविनाशी संघ है। मतलब संघ यानी देश अविनाशी है, इसे तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन राज्य विनाशी हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी संसद एक साधारण बहुमत से किसी भी राज्य की सीमाओं को, उसके नाम को बदल सकती है। जैसे 2014 में हुआ, जब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना राज्य बना। देश तो वही रहा, अविनाशी, लेकिन एक राज्य की सीमाएं बदल गईं। ठीक है, तो देश की जमीन तय हो गई, उसकी सीमाएं बन गईं। अब अगला बड़ा सवाल क्या था? वो ये कि इस जमीन पर रहने वाला भारतीय आखिर है कौन? और ये कोई छोटा मोटा सवाल नहीं था। सोचिए, विभाजन के ठीक बाद का समय, ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी, और इसका जवाब हमें मिलता है अनुच्छेद 5 से 11 में। उस वक्त की जो मुश्किल स्थिति थी, उसे संभालने के लिए संविधान ने कुछ नियम बनाए। एक तरह से एक शुरुआती रेखा खींची। पहला नियम, 26 जनवरी 1950, यानी जिस दिन संविधान लागू हुआ, उस दिन जो भी भारत में रह रहा था वो नागरिक माना गया। अब बात आती है पाकिस्तान से आने वालों की। उनके लिए कट ऑफ डेट रखी गई, 19 जुलाई 1948। जो लोग इस तारीख से पहले आ गए उन्हें नागरिक मान लिया गया, और जो इसके बाद आए उन्हें नागरिकता के लिए रजिस्टर करना पड़ा। और इससे एक और बहुत जरूरी सिद्धांत निकलता है, एक राष्ट्र एक नागरिकता। मतलब भारत में दोहरी नागरिकता यानी डुअल सिटीजनशिप की कोई जगह नहीं है। अनुच्छेद 9 इस बारे में बिल्कुल साफ है। अगर कोई भारतीय नागरिक अपनी मर्जी से किसी और देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता बस उसी पल खत्म हो जाती है, ऑटोमैटिकली। चलिए अब हम संविधान के उस हिस्से पर आते हैं जिसे अक्सर उसकी आत्मा कहा जाता है। यह है भाग 3, हमारे मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स। ये वो अधिकार हैं जो किसी भी सरकार की देन नहीं है, बल्कि ये हर नागरिक को राज्य के खिलाफ एक गारंटी के तौर पर मिले हैं। एक उदाहरण देखते हैं, अनुच्छेद 19। इसे स्वतंत्रता के स्तंभ भी कहते हैं। ये हमें 6 बहुत ही बुनियादी आज़ादियां देता है जो एक लोकतंत्र की नींव होती हैं, जैसे अपनी बात कहने की आज़ादी, शांति से इकट्ठा होने की आज़ादी, यूनियन बनाने की आज़ादी, और तो और देश में कहीं भी घूमने, बसने और कोई भी काम करने की पूरी आज़ादी। लेकिन सवाल यह है कि इन सभी अधिकारों में सबसे जरूरी, सबसे महत्वपूर्ण अधिकार कौन सा है? खुद डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के शब्दों में वो है अनुच्छेद 32। उन्होंने इसे कोई छोटा मोटा अधिकार नहीं, बल्कि संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। क्यों? क्योंकि यही वो एक अधिकार है जो बाकी सारे अधिकारों को असल में अधिकार बनाता है, उन्हें लागू करवाता है। तो ये काम कैसे करता है? ये काम करता है रिट के जरिए।
रिट आसान भाषा में कोर्ट का एक बहुत ताकतवर लिखित आदेश होता है। मान लीजिए किसी को गैर कानूनी तरीके से पुलिस ने पकड़ लिया, तो कोर्ट बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करके उसे अपने सामने पेश करने का आदेश दे सकती है। और अनुच्छेद 32 की सबसे बड़ी ताकत यही है कि अगर किसी के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो इंसान सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। सोचिए, अगर ये अधिकार न होता तो बाकी सारे अधिकार बस कागज पर लिखे खूबसूरत शब्द बनकर रह जाते। तो अब तक हमारे पास एक देश का क्षेत्र है, उसके नागरिक हैं और उन नागरिकों के अधिकार भी हैं। लेकिन इस पूरे सिस्टम को चलाएगा कौन? इसका मैनेजमेंट कैसे होगा? यहीं पर संविधान सरकार की एक ऐसी संरचना बनाता है जिसमें शक्तियों का एक शानदार संतुलन है। ये पूरी व्यवस्था 3 मजबूत खंभों पर टिकी है। पहला है विधायिका, मतलब हमारी संसद, जिसका काम है कानून बनाना। दूसरा है कार्यपालिका, यानी सरकार, जो उन कानूनों को लागू करती है। और तीसरा न्यायपालिका, यानी हमारी अदालतें, जो कानूनों की व्याख्या करती हैं और ये देखती हैं कि सब कुछ संविधान के दायरे में हो। तीनों का अपना अपना काम है और तीनों एक दूसरे पर नजर भी रखते हैं। आइए देखते हैं कि ये बैलेंस असल में काम कैसे करता है। एक कानून बनने की प्रक्रिया को ही ले लीजिए। सबसे पहले एक प्रस्ताव, जिसे बिल कहते हैं, संसद के किसी भी सदन में पेश होता है। फिर उसे लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास होना जरूरी है। लेकिन काम यहीं खत्म नहीं होता। इसके बाद बिल जाता है राष्ट्रपति के पास उनकी आखिरी मंजूरी के लिए। और जब राष्ट्रपति उस पर दस्तखत कर देते हैं, तब जाके वो बिल एक एक्ट यानी कानून बनता है। लेकिन एक बात याद रखनी बहुत जरूरी है। भारत का संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं है जिसे एक बार लिख दिया और बस बात खत्म। नहीं, ये एक जीवित दस्तावेज है, एक लिविंग डॉक्यूमेंट जो समय के साथ सांस लेता है, बदलता है और खुद को नई चुनौतियों के हिसाब से ढालता है। और इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है अनुच्छेद 21, यानी जीवन का अधिकार। जब संविधान बना था तो शायद इसका मतलब सिर्फ जिंदा रहने से था, लेकिन हमारी न्यायपालिका ने, खासकर सुप्रीम कोर्ट ने, समय के साथ इसकी व्याख्या को बहुत बड़ा कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि जीवन का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं है, बल्कि सम्मान और गरिमा के साथ जीना है। और इसी एक लाइन के अंदर से निकले हैं निजता का अधिकार, यानी राइट टू प्राइवेसी, साफ पर्यावरण का अधिकार और यहां तक कि अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने का अधिकार भी। और ये पूरी बात हमें एक बहुत ही गहरे और दिलचस्प सवाल पर लाके खड़ा कर देती है। सोचिए, अगर किसी देश का ब्लूप्रिंट, उसका संविधान, खुद ही लगातार विकसित हो रहा हो, बदल रहा हो, तो क्या इसका मतलब ये है कि उस देश को, उस राष्ट्र को बनाने का काम भी कभी खत्म नहीं होता? वो हमेशा चलता रहता है?